तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास और सूचनाओं से भरे दिन का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। आज 28 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे कि इसके पीछे की पूरी कहानी एकदम स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल। और ये चर्चा उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो HSSC, SSC या बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो बस दुनिया की हलचल पर एक पैनी नजर रखना पसंद करते हैं। कहा। और 28 फरवरी का दिन वैसे भी भारतीय इतिहास और भविष्य दोनों के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल है। देखिए, आज के दिन एक तरफ हम अपने वैज्ञानिक गौरव को याद करते हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसी नई परियोजनाओं की नींव भी रखी जा रही हैं जो अगले 20 या 30 सालों तक भारत की दिशा तय करेंगी। मतलब ये सिर्फ खबरें पढ़ने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन खबरों के डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। और यही हमारे इस डीप डाइव का असली मिशन है। तो अगर हम आज के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम इन 10 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे। ये समझेंगे कि कोई घटना सिर्फ एक हेडलाइन क्यों नहीं है। हाँ, उसका हमारे जीवन या देश की नीतियों पर क्या सीधा असर पड़ता है, ये जानना जरूरी है। और फिर इस चर्चा के एकदम आखिर में हम 10 MCQs यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रखेंगे। ये एक तरह का मेमोरी टेस्ट होगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम उनके उत्तर यहाँ नहीं बताएंगे। बिल्कुल, श्रोताओं को खुद अपनी याददाश्त परखनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी पहचान की, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026। हर साल 28 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। और इसका कारण बहुत ही ऐतिहासिक है। हाँ, ये महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी खोज को समर्पित है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है और उसके रंग में जो बदलाव आता है, उसी रमन इफेक्ट ने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। बिल्कुल। और इसका महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके लिए CV रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर हम आज यानी 2026 की बात करें तो इस साल की थीम बहुत ही खास रखी गई है। हाँ, इस बार की थीम क्या है? थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ये बहुत ही शानदार थीम है और ये थीम अपने आप में एक बहुत मजबूत संदेश दे रही है। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि विकसित भारत का जो लक्ष्य हमने 2047 तक के लिए रखा है वो सिर्फ आधी आबादी के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। यही इसका सबसे अहम पहलू है। जब हम उत्प्रेरित करने या कैटलाइजिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि अनुसंधान और नवाचार में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना है। भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तकनीक पर आधारित होने वाली है। और ऐसे में महिलाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विजन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। खैर, तकनीक और भविष्य के अर्थव्यवस्था की बात निकली ही है तो हमारी दूसरी खबर सीधे तौर पर इसी से जुड़ी है। सेमीकंडक्टर वाली खबर। हाँ, ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे तकनीकी भाषा में ATMP सुविधा कहा जाता है। ATMP, अगर कोई सोच रहा है कि ये ATMP क्या है तो इसका फुल फॉर्म है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। बिल्कुल। और अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सेमीकंडक्टर आज के युग का नया तेल है। नया तेल मतलब हर चीज इसी पर चल रही है। बिल्कुल। आपके स्मार्टफोन से लेकर घर के फ्रिज, इलेक्ट्रिक कारें और यहाँ तक के उन्नत मिसाइल प्रणालियों तक सब कुछ इन छोटी सी चिप्स पर निर्भर है। और पिछले कुछ सालों में जो दुनिया भर में चिप की कमी देखी गई है उसने तो काफी बड़ा सबक दिया है। हाँ, सभी देशों को ये समझ आ गया है कि अगर आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना है तो आप सिर्फ आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। और यही वजह है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की ये सुविधा एक गेम चेंजर मानी जा रही है। सही कहा। ये भारत में मेड इन इंडिया मेमोरी मॉड्यूल के वाणिज्यिक उत्पादन की पहली इतनी बड़ी और ठोस शुरुआत है। तो ये जो ATMP सुविधा होती है, यहाँ असल में होता क्या है? यहाँ सिलिकॉन वेफर्स को असल चिप्स में तब्दील किया जाता है, उन्हें टेस्ट किया जाता है और इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत के एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यानी ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि तकनीकी संप्रभुता की दिशा में एक छलांग है। बिल्कुल। अब इस आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की बात को
अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो हमारी तीसरी खबर भी उतनी ही क्रांतिकारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अजमेर से एक बहुत ही अहम देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ, सही। हाँ, इस अभियान का पूरा फोकस 14 साल की लड़कियों पर है और लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर को मात देना। सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा कदम है। आंकड़े बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं को होने वाले सबसे आम और घातक कैंसर्स में से एक है। लेकिन इसकी एक सकारात्मक बात भी तो है। हाँ, सकारात्मक बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। ये बीमारी मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV के कारण होती है। तो अगर एक निश्चित उम्र में लड़कियों को HPV वैक्सीन दे दी जाए, विशेषकर संक्रमण के संपर्क में आने से पहले, तो इस कैंसर के खतरे को लगभग 9 के बराबर किया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक इलाज नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो एक पूरी पीढ़ी को दिया जा रहा है। इसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं। बीमारी होने से पहले ही उसकी रोकथाम करना और इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करना एक बहुत ही प्रोएक्टिव नीति है। इससे तो अनगिनत जानें बचेंगी। जाने तो बचेंगी ही, साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ भी कम होगा। बिल्कुल। अब देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति की। नीदरलैंड की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना हुई है। नए प्रधानमंत्री का चुनाव। हाँ, 38 वर्षीय रॉब जेट ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। डच राजनीति और यूरोपीय परिदृश्य के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट। जहाँ दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक नेतृत्व की औसत आयु काफी अधिक है, वहाँ एक 38 वर्षीय युवा का देश का नेतृत्व करना एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। बिल्कुल, रॉब जेटन एक मध्यमार्गी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और एक समावेशी पहचान वाले नेता का इतने बड़े पद पर पहुंचना विविधता को लेकर बहुत मजबूत संदेश देता है। एक आधुनिक लोकतंत्र असल में इसी तरह काम करता है, जहां योग्यता को प्राथमिकता मिलती है। ये दिखाता है कि नीदरलैंड का समाज बदलावों को कितनी सहजता से स्वीकार कर रहा है। सही बात है। समावेशिता और बाधाओं को तोड़ने की इसी भावना को देश के भीतर भी एक नए रूप में देखा जा रहा है। हमारी 5वीं खबर मध्य प्रदेश से है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव। हाँ, भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन हुआ है। खेल वैसे भी लोगों को जोड़ने का बड़ा माध्यम है, लेकिन ये आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है। ये समाज में इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने का मंच है। और हमारे देश में पैरा एथलीटों ने बार बार साबित किया है कि शारीरिक सीमाएं जज्बे के आड़े नहीं आ सकती। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसका जीता जागता सबूत है। और क्रिकेट तो भारत में एक धर्म की तरह है, तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच तैयार करना बहुत ही सराहनीय पहल है। इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और दूसरा, समाज का नजरिया भी बदलता है। जब लोग इन एथलीटों को मैदान पर खेलते देखते हैं तो सहानुभूति की जगह सम्मान पैदा होता है। बहुत सही कहा आपने। अब खेल के मैदान से सीधे अंतरिक्ष विज्ञान की ओर चलते हैं। ये हमारी 6ठी खबर है और विज्ञान प्रेमियों के लिए तो ये किसी रोमांच से कम नहीं है। लीगो प्रोजेक्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ, महाराष्ट्र के हिंगोली में भारत की पहली लेगो सुविधा का मुख्य निर्माण चरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अगर इसे आसान शब्दों में समझना हो तो, अगर एक वाक्य में कहें तो ये ब्रह्मांड को सुनने के लिए बनाया जा रहा एक विशाल कान है। अमेरिका के बाद ये दुनिया की तीसरी लेगो सुविधा होगी। थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे या ग्रेविटेशनल वेव्स असल में होती क्या है? देखिए, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा और शांत तालाब है। अगर आप उस तालाब में एक भारी पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें उठती हैं जो किनारों तक जाती हैं। इसी तरह जब अंतरिक्ष में 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं या कोई बहुत बड़ा तारा फटता है तो अंतरिक्ष के ताने बाने में लहरें पैदा होती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले इनकी भविष्यवाणी की थी। और लिगो जैसी वेधशालाएं इन्हीं बेहद सूक्ष्म लहरों को पकड़ने का काम करती हैं। बिल्कुल सही। और भारत में इसका बनना हमारे वैज्ञानिकों को खगोलीय अनुसंधान की पहली पंक्ति में लाकर खड़ा कर देता है।
ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की दिशा में एक विशाल कदम है। और इसके साथ ही इस तरह की सुविधाओं के निर्माण से देश के भीतर उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कौशल का भी विकास होता है, जो आगे चलकर दूसरे उद्योगों के भी काम आता है। चलिए अब आसमान से वापस जमीन पर लौटते हैं। हमारी 7वीं खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। एडीबी के ऋण पैकेज के बारे में। हाँ, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और आवास फाइनेंसियर्स के बीच 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये फंड देखने में सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसका जमीनी असर बहुत सीधा है। इस पैकेज को मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित किया गया है। पहला तो निम्न आय वर्ग के लिए एमएसएमई ऋण है ना? हाँ, छोटे और मझोले उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उन्हें सही समय पर पूंजी मिलना रोजगार पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका दूसरा पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगा, किफायती हरित आवास या अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग। ये आज के समय की मांग है। एक तरफ लोगों को घर चाहिए और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। हरित आवास का मतलब है ऐसे घर जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो, पानी की बचत हो और जहां सौर ऊर्जा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो। बिल्कुल। ईडीबी का यह फंड इसी तरह के सस्टेनेबल और किफायती घरों के निर्माण को बढ़ावा देगा। आर्थिक सुरक्षा के बाद अब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की। हमारी 8वीं खबर भारतीय सेना के शौर्य से जुड़ी है। भारतीय सेना ने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अग्निवर्षा 2026 नाम से एक संयुक्त मारक क्षमता अभ्यास शुरू किया है। इस तरह के सैन्य अभ्यास युद्ध की तैयारियों को परखने का सबसे सटीक तरीका होते हैं। अग्निवर्षा अभ्यास का रणनीतिक महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें भारी तोपखाना और लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। और इसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में करना भी तो रणनीति का ही हिस्सा है। बिल्कुल। रेगिस्तान का वातावरण बहुत चरम होता है, दिन में भयंकर गर्मी और रेत के तूफान। तो इन कठिन परिस्थितियों में हथियारों की सटीकता और जवानों का तालमेल परखा जाता है। हाँ, ये अभ्यास वैश्विक स्तर पर एक कड़ा रणनीतिक संदेश भी देता है कि भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट और बैंकिंग सेक्टर का। हमारी 9वीं खबर एक बड़े बदलाव के बारे में है। भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम मंजूरी के बाद राजन बजाज को स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये बैंकिंग सेक्टर की एक बहुत ही अनोखी खबर है। अनोखी क्यों? क्योंकि यह भारतीय फिनटेक इकोसिस्टम में एक बहुत ही सफल और दुर्लभ विलय का परिणाम है। आमतौर पर पारंपरिक बैंक तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी करते हैं, लेकिन यहाँ एक फिनटेक प्लेटफॉर्म स्लाइस और नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा विलय ही हो गया है। हाँ, और राजन बजाज जो स्लाइस के संस्थापक हैं, अब इस नई संयुक्त इकाई का नेतृत्व करेंगे। यह तकनीक और पारंपरिक बैंकिंग का एक हाइब्रिड मॉडल है। इसके फायदे क्या होंगे? फिनटेक के पास तकनीक और तेज सेवाएं हैं, युवाओं तक पहुंच है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास नियामक ढांचा और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच है। दोनों के मिलने से बैंकिंग सेवाएं और भी ज्यादा सुलभ हो जाएंगी। बहुत ही शानदार कदम है। अब आते हैं हमारी आज की 10वीं खबर पर। ये क्षेत्रीय करंट अफेयर्स पर केंद्रित है, खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में। खुडाना आईएमटी परियोजना। बिल्कुल। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र की खुडाना आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप परियोजना इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये परियोजना फिर से ट्रैक पर लौट रही है। हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नई समन्वय समिति का गठन किया है। खुडाना आईएमटी जैसी परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित हो सकती हैं। सही कहा आपने। जब एक औद्योगिक टाउनशिप विकसित होती है तो बड़ी कंपनियों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों का भी जाल बिछ जाता है। बुनियादी ढांचा बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होते हैं। इस नई समिति का काम इसी प्रक्रिया में तेजी लाना है। बिल्कुल। लाल फीताशाही को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो श्रोताओं, ये थी 28 फरवरी 2026 की वे टॉप टेस्ट खबरें। विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था तक हमने हर पहलू को छुआ है। अब वक्त आ गया है अपने दिमाग की कसरत करने का। हाँ, अब हम आपके सामने आज की चर्चा पर आधारित 10 अभ्यास प्रश्न रखेंगे। और जैसा कि हमने तय किया था, हम यहाँ किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। ये आपके लिए अपनी स्मरण शक्ति को चुनौती देने का समय है। आप खुद सोचिएगा कि सही उत्तर क्या है। तो चलिए एमसीक्यूज का ये दौर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विज्ञान में महिलाएं। विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। या विकल्प डी,
STI का भविष्य, शिक्षा पर प्रभाव। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को गुजरात में किस कंपनी की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा यानी ATMP का उद्घाटन करेंगे? इंटेल, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी फॉक्सकॉन या विकल्प डी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स? तीसरा प्रश्न स्वास्थ्य के मोर्चे से है। पीएम मोदी 28 फरवरी को अजमेर से 14 साल की लड़कियों को लक्षित करते हुए किस बीमारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले हैं? टीबी, सर्वाइकल कैंसर यानी HBV, मलेरिया या विकल्प डी खसरा? चौथा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से। फरवरी 2026 में नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर किस डच नेता ने इतिहास रचा? मार्क रूट, रोब जेटन, गेट विल्डर्स या विकल्प डी डिक शुफ? पांचवा प्रश्न है, 28 फरवरी को भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हरियाणा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र? या विकल्प डी गुजरात? छठा प्रश्न विज्ञान की दुनिया से, 28 फरवरी को भारत की पहली लीगो सुविधा का मुख्य निर्माण चरण आधिकारिक तौर पर किस राज्य में शुरू हो रहा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? या विकल्प डी ओडिशा? सातवां प्रश्न अर्थव्यवस्था से, किस वित्तीय संस्थान ने भारत में किफायती आवास के विस्तार के लिए 27 फरवरी को आवास फाइनेंसियर्स के साथ 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या ADB? IMF? या विकल्प डी न्यू डेवलपमेंट बैंक? आठवां प्रश्न रणनीतिक अभ्यास पर। भारतीय सेना द्वारा अग्नि वर्षा 2026 संयुक्त मारक क्षमता अभ्यास 28 फरवरी को किस राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुरू हुआ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब? या विकल्प डी लद्दाख? नौवां प्रश्न कॉर्पोरेट जगत से, फरवरी 2026 के अंत में RBI की मंजूरी के बाद स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजन बजाज, शांतिलाल जैन, इत्तिरा दिर्विस? या विकल्प डी विश्ववीर आहूजा? और अंत में 10वां प्रश्न हरियाणा विशेष। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए नए समन्वय प्रयासों के कारण 28 फरवरी को महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की कौन सी औद्योगिक परियोजना चर्चा में थी? मारुति प्लांट, खुदराना IMT? हिसार एयरपोर्ट विस्तार? या विकल्प डी फार्मा पार्क करनाल? तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अगर आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना है तो यकीनन ये सभी विकल्प आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होंगे। बिल्कुल। और इन प्रश्नों के बहाने अगर हम आज की चर्चा के बड़े चित्र या कहें कि बिगर पिक्चर को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, एक तरफ हमारे पास लेगो जैसी अति आधुनिक खगोलीय वेधशाला और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति है। ये वो चीजें हैं जो हमें दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ी करती हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव, किफायती हरित आवास और सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण जैसी एकदम जमीनी स्तर की सामाजिक पहले भी हमारे सामने हैं। ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या एक सच्चे विकसित भारत की असली परिभाषा यही है, जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाली तकनीक और समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाने वाली योजनाएं दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें? मैं सोचती हूँ कि ये वाकई में बहुत ही गहरा और विचारणीय पहलू है। विकास का पहिया तभी सही से घूमता है जब उसमें तकनीक की रफ्तार भी हो और इंसानियत की पकड़ भी। आज के इन तमाम तथ्यों और इस अंतिम विचार पर मनन जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने MCQs के उत्तरों का खुद से विश्लेषण करना मत भूलिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और जानकारियों की ऐसी ही एक नई और विस्तृत चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए।